हेलो बच्चों, आज हम आपकी नागरिक शास्त्र की किताब से अध्याय 9 समानता के लिए संघर्ष पढ़ेंगे। और ये जो समानता है वो कई वर्गों में लाई जाती है, कई जगह पर लाई जाती है। जैसे कि जाति में समानता, आपने देखा है कि कुछ लोग नीची जाति को या दलित जाति को के साथ असमानता का व्यवहार करते हैं। तो सबसे पहले जो जाति भेद होता है उसमें समानता लाने की बात हो रही है। उसके बाद गरीब और अमीर के बीच में समानता लाने के बारे में भी बात हुई है। इसके बाद हमने देखा कि जो महिला और पुरुष होते हैं उनके बीच में भी समानता का व्यवहार नहीं होता है। तो उनके बीच में भी किस तरह समानता का व्यवहार हो उसके बारे में यहाँ पर बात हुई है। अब इन सभी वर्गों में जो समानता लाने के लिए कोशिश की है उसके लिए बहुत तरह के संघर्ष हर किसी को करने पड़ते हैं। तो उसी बारे में आज हम अपने इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। अब शुरू करते हैं हम हमारे अध्याय को, समानता के लिए संघर्ष। इस पुस्तक में अभी तक आपने कांता, अंसारी दंपति, मेलानी और स्वप्ना जैसे लोगों के बारे में पढ़ा। इन सब की कहानियों में जो बात समान है वह यह कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया। ऐसी स्थितियों में लोग क्या कर सकते हैं? इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण हैं जहां लोग असमानताओं के विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ आ खड़े हुए। क्या अध्याय 1 की रोजा पार्क्स की कहानी आपको याद है? क्या अध्याय 5 में स्त्री आंदोलनों पर पड़े चित्रलेख आपको ध्यान है? इस अध्याय में आप कुछ ऐसी कोशिशों के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा लोगों ने असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी। तो देखो, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अभी तक के जो भी हमने अध्याय पढ़े उनमें हमने पढ़ा कि किस किस तरह से किन किन लोगों के साथ असमानता का व्यवहार हुआ। लेकिन अब हम हमारे अध्याय 9 में पढ़ेंगे कि इस असमानता के विरुद्ध जिस तरह से लोगों ने लड़ाई लड़ी है, उस विरुद्ध के लिए किस तरह उन्होंने कोशिश करी है, किस तरह का उन्होंने संघर्ष किया है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। आप पुस्तक के पहले हिस्से में पढ़ ही चुके हैं कि राज्य और उसके कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म तथा उनके अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। देश के हर वयस्क नागरिक को चुनावों के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। मताधिकार की ताकत के जरिए ही जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती या बदलती है। तो देखो, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो भारत का संविधान है वो हर नागरिक को, हर इंसान को, हर मनुष्य को एक ही दृष्टि से देखता है। वो मनुष्यों में या नागरिक में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भी भेद नहीं करता है। सभी को मताधिकार का अधिकार है और इस मताधिकार के द्वारा ही जो है लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी भी और व्यक्ति के वोट की। लेकिन यह भाव अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं छू पाता। आपने पहले के अध्यायों में पढ़ा है कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण बढ़ रहा है और सरकारी अस्पतालों के लापरवाही वाले रवैये ने कांता, हाकिम शेख और अमन जैसे अत्यंत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया है। यह वह लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते। अब देखो, यहाँ पर बताया गया है कि वोट डालने का जो है सभी को समान अधिकार है। जितने भी लोग वोट डालते हैं सभी के वोट की समान कीमत है, समान उसका मूल्य है और समान महत्व है। लेकिन ये जो वोट डालने के बाद अगर हम किसी के निजी जीवन की बात करें तो वहाँ पर लेकिन बहुत तरह के भेदभाव देखे जाते हैं। जैसे कि हमने फिर हमारे अगले अध्याय में पढ़ा था, हमने देखा था कि वहाँ पे क्या हो रहा है, स्वास्थ्य में, यानी कि सरकारी स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं या फिर निजी स्वास्थ्य सेवाएं में हमने देखा था कि किस तरह का फर्क था। निजी स्वास्थ्य सेवाएं में हमें सारी सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था लोगों का, जो कि सभी के लिए खर्चा उठा पाना मुश्किल हो रहा था। जैसे कि हमने उसमें देखा भी था कि
और सरकारी अस्पतालों का जो लापरवाही वाला रवैया था, जिससे कि कांता, हाकिम शेख और अमन जैसे अत्यंत गरीब लोग जो हैं अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को नहीं ले पा रहे थे, और यदि वे निजी स्वास्थ्य सेवाओं में जाते तो वहां के खर्चे का बोझ वह नहीं उठा पाते। अब आगे है, इसी तरह देखें, एक बूढ़ी औरत जो घर पर अच्छा अचार बनाती है, बड़ी कंपनियों के लंबे चौड़े विज्ञापन खर्च और अनेक संसाधनों के सामने कमजोर हो जाती है और उनसे पिछड़ जाती है। स्वप्ना के पास भी पर्याप्त संसाधनों की कमी है और इसलिए उसे अपनी रुई की फसल उगाने के लिए साहूकार से उधार लेना पड़ता है। यही कारण है कि उसे मजबूरी में अपनी अच्छी फसल को कम कीमत में बेचना पड़ता है। देश भर में मिलानी की तरह से घरेलू काम करने वाली लाखों महिलाएं हैं जो लगातार मेहनत से दूसरों के घरों का काम करती हैं। इसके बाद भी वह अपमानित होने को विवश है, क्योंकि वह संसाधनों के अभाव में स्वयं का कोई काम नहीं कर पाती हैं। गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने एक और उदाहरण दिया है जो कि हमने हमारे शुरू के अध्याय में पढ़ा था कि जो स्वप्ना थी, जो कि रुई को उगाती थी, रुई की फसल करती थी, उसके लिए इतनी मेहनत करती थी और उसी रुई से कपास बन के, कपड़ा बन के, फिर धागा बन के, कपड़ा बन के, फिर इतने अच्छे अच्छे कपड़े बनते हैं और वही कपड़े जो है बहुत ही अच्छे अच्छे मूल्य पर दुकानों में बेचे जाते हैं। ने एक और उदाहरण दिया है जो कि हमने हमारे शुरू के अध्याय में पढ़ा था कि जो स्वप्ना थी, जो कि रुई को उगाती थी, रुई की फसल करती थी, उसके लिए इतनी मेहनत करती थी और उसी रुई से कपास बन के, कपड़ा बन के, फिर धागा बन के, कपड़ा बन के, फिर इतने अच्छे अच्छे कपड़े बनते हैं और वही कपड़े जो है बहुत ही अच्छे अच्छे मूल्य पर दुकानों में बेचे जाते हैं। लेकिन स्वप्ना को अपनी खेती की फसल के लिए जो वो इतनी मेहनत करती थी उसके लिए बहुत ही कम दाम मिलता था। इसके बाद इन्होंने मिलानी की बात करी जो कि घरों में काम करती थी। अब वो लोगों के घरों का काम करती थी, लोगों के घरों को संभालती थी, लेकिन उसके बावजूद उसके साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं होता था, उसको अपमानित होना पड़ता था। और अपमानित होने का कारण क्या था? क्योंकि उसके पास उचित जो है संसाधन नहीं थे, वो कोई अपना काम नहीं कर पाती थी और वो कम पैसे कमाती थी, इस वजह से उसको यह अपमान सहना पड़ता था। तो इसीलिए कहा है, गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। तो देखो, आपने भी देखा होगा कि जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों को बहुत ही गलत नज़र से देखते हैं, दूसरी नज़र से देखते हैं, भेदभाव की नज़र से देखते हैं, उनके साथ असमानता का व्यवहार करते हैं, अपमानित व्यवहार करते हैं। तो वो कारण इन्होंने यहीं पे इसीलिए बताया है कि ये एक भेदभाव का कारण भी है, एक असमानता का कारण है, और वो कारण है गरीबी और संसाधनों का अभाव। अब यहाँ पर एक सवाल दिया है, मताधिकार की ताकत से आप क्या समझते हैं? इस पर आपस में विचार कीजिए। इसका जवाब है, भारत के संविधान में भारत के सभी नागरिकों को जो वयस्क हैं या 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, उन्हें एक गुप्त मत देने का अधिकार है। भारत के प्रत्येक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और कई चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर ही सरकार का गठन करते हैं। नागरिकों के मताधिकार के कारण ही भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। अब यहाँ पर देखो, दाईं तरफ हमें एक फोटो दिखाई गई है जिसमें कि कुछ औरतें बनी हैं, कुछ बच्चे भी बने हुए हैं। इसके नीचे लिखा है सतत विकास लक्ष्य 1, गरीबी का अंत करना। तो यानी कि ये कि विकास लक्ष्य है नंबर 1, जिसमें कि कहा है कि जो भी गरीब हैं उनकी गरीबी को दूर करना, ये एक हमारा लक्ष्य इन्होंने बताया है। अब हम पाठ को आगे पढ़ते हैं। दूसरी ओर अंसारी दंपति को संसाधनों के ना होने या कम होने के कारण असमानता नहीं झेलनी पड़ी। वास्तव में जबकि उनके पास किराया देने के लिए पर्याप्त पैसे थे,
तब भी वह एक मकान पाने के लिए महीने भर भटकते रहे। लोग उनके धर्म के कारण उन्हें मकान देने से हिचकते रहे। ठीक इसी प्रकार स्कूल के अध्यापकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्कूल का मैदान महज इसलिए साफ करवाया क्योंकि वे दलित थे। आपने इसी पुस्तक में पढ़ा है कि महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के काम की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण यह था कि वे किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के थे या वे महिलाएं थी। धर्म, जाति और लिंग वह कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों से असमानता का व्यवहार किया जाता है। अब देखो, अभी तक तो जो असमानता थी वो हमने देखी थी कि अमीरी या गरीबी के कारण हो रही थी, या फिर जिन लोगों के पास संसाधनों का अभाव था उसके कारण उनके साथ असमानता का व्यवहार हो रहा था। लेकिन अब हमने देखा जो अंसारी दंपति थे उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, उनके पास पैसे भी पर्याप्त थे, लेकिन फिर भी उनको असमानता का व्यवहार सहना पड़ा। और उसका कारण क्या था? उसका कारण था जातिवाद, यानी कि जो लोग जाति को मानते थे, धर्म के कारण उनके साथ लोग असमानता का व्यवहार कर रहे थे। इसी तरह स्कूल में ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ भी जो है असमानता का व्यवहार हुआ था। उनसे स्कूल का मैदान साफ करवाया गया था और साफ करवाने का कारण सिर्फ यह था कि वह दलित थे। इसके बाद हमने देखा कि महिलाओं के साथ भी असमानता का व्यवहार हुआ और असमानता का कारण एक लिंग था, यानी कि वह सिर्फ महिलाएं हैं इसलिए उनके साथ असमानता का व्यवहार हो रहा था। और वो व्यवहार क्या था? उनको पुरुषों की अपेक्षा जो भी वो काम करते थे उसको तुच्छ माना जाता था और उसके लिए उनको कम राशि दी जाती थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। गरीबी, मानवीय गरिमा का अभाव और कुछ विशेष समुदायों के प्रति अपमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिले जुले ढंग से सामने आते हैं कि यह तय करना कठिन हो जाता है कि कहाँ एक तरह की असमानता खत्म होती है और कहाँ दूसरी असमानता शुरू हो जाती है। आपने पढ़ा है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वालों की संख्या बहुत अधिक है। यह स्थिति गरीबी, सामाजिक असमानता और इन समुदायों के लिए अच्छी स्कूल सुविधाओं के अभाव जैसे कई मिले जुले कारणों से पैदा हुई है। अब देखो, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमारे आसपास जितने भी तरह के व्यवहार होते हैं, जब भी हम उन्हें देखते हैं या फिर कोई प्रतिक्रिया होते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, यह असमानता खत्म हो रही है या फिर कम हो रही है। लेकिन जब हम दूसरी ओर जाके देखते हैं तो हमें कोई नई असमानता देखने को मिलती है। तो इससे क्या होता है, हम किसी भी निश्चित परिणाम पर नहीं आ पाते, हम इसको पर निश्चित नहीं कर पाते कि हाँ, असमानता खत्म हो रही है, क्योंकि कोई नया कारण हमें मिल जाता है ये सोचने के लिए कि हाँ, हमारे समाज में, हमारे देश में अभी भी असमानता यहाँ पर है। अब देखो, यहाँ पर बाएं तरफ यहाँ पे लिखा है, भारत में यह एक वास्तविकता है जो गरीब है, सामान्यतः दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदायों के हैं और इनमें से भी विशेषता महिलाएं हैं। यानी कि जिनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है उनमें इन्होंने कहा है गरीब लोग पाए जाते हैं, जो दलित होते हैं वो पाए जाते हैं, आदिवासी लोग पाए जाते हैं, या फिर जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं वो पाए जाते हैं, और विशेषता इन्होंने कहा है महिलाएं पाई जाती हैं। इसके बाद फिर नीचे इन्होंने कहा है 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि हमारी जनसंख्या में 48.5% महिलाएं हैं, 14% मुसलमान हैं, 14.2% मुसलमान हैं, 16.6% दलित हैं और 8.6% आदिवासी हैं। अब यहाँ पर नीचे एक फोटो दिखाई गई है और इसके नीचे लिखा है सतत विकास लक्ष्य 10 असमानता को कम करना। यानी कि ये जो विकास लक्ष्य है इसके अंतर्गत हमें क्या करना है, असमानता को कम करना है, चाहे वह असमानता किसी भी तरह की हो, लिंग को लेकर हो, अमीरी गरीबी को लेकर हो, या फिर जाति को लेकर हो, धर्म को लेकर हो। तो हमें क्या करना है, उस असमानता को कम करना है। अब यहाँ पर हमें एक सवाल दिया है, क्या आप अपने परिवार,
समुदाय, गांव या शहर में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जिनका आप इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने न्याय और समानता के लिए लड़ाई लड़ी। अब इसके जवाब के लिए आप अपने गांव, शहर या समुदाय या फिर जहां भी आप रहते हैं वहां अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने कि समानता के लिए लड़ाई लड़ी हो या फिर वो किसी ऐसी असमानता के विरुद्ध खड़ा हुआ हो तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे इसका जवाब लिखा है, हम अपने गांव के ग्राम प्रधान उदय नारायण सिंह के बारे में जानते हैं जो शिवनगर ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान के साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं। कई बार ग्राम पंचायत में एक जाति के लोग दूसरे जाति के साथ अन्याय और असमानता का व्यवहार करते थे तो वह अन्याय करने वाले व्यक्ति को समझाते थे। लोग उनका सम्मान करते हैं इसलिए उनकी बातों को जल्द मान लेते हैं। इस तरह से उनके प्रयास के कारण ग्राम पंचायत के लोगों में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। समानता के लिए संघर्ष। दुनिया भर के तमाम समुदायों, गांवों और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। यह वह लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए। हम उनका सम्मान इसलिए भी करते हैं कि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया और सदैव इसे धर्म और समुदाय के ऊपर माना। इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाते हैं। अक्सर समानता के किसी विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं क्योंकि समता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहां पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने को आगे आए जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे। अध्याय 5 में आपने पढ़ा कि कैसे और किन तरीकों से समानता के लिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हुआ। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ ऐसा ही दूसरा उदाहरण है जहां लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए। ऐसी तमाम संघर्ष गाथाएं हमारे पास हैं जिनमें बीड़ी मजदूरों, मछुआरों, खेतीहर मजदूरों, झुग्गीवासियों के समूहों ने अपनी तरह से न्याय के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। ऐसे तमाम प्रयास भी हमारे सामने हैं जहां लोगों ने मिलजुल कर संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सहकारी संगठन खड़े किए। अब देखो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो भी व्यक्ति अपने सामने हो रही कुरीतियों को या फिर असमानता वाले हो रहे व्यवहार को लेके उसका विरोध करता है या फिर सभी लोगों को समानता की नज़र से देखता है, उन सभी को जो है बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। सब लोग उनका साथ देते हैं, उनको सम्मान दे देते हैं या फिर जब भी कोई परेशानी में होता है तो वो हमेशा जो है उनसे मदद मांगते हैं। ऐसे लोगों को हर जगह जो है बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ देखा जाता है, उन पर हर कोई विश्वास। ऐसे लोगों को हर जगह जो है बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ देखा जाता है, उन पर हर कोई विश्वास करता है, उनको किसी भी तरह से कोई भी परेशान नहीं करता है। और दुनिया भर के ऐसे बहुत सारे समुदाय हैं या फिर कुछ गांव में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि भेदभाव के विरुद्ध खड़े होते हैं और इसी कारण उनको जो है गांव के लोग सम्मान भरी नज़रों से देखते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है कि जैसे कि महिलाओं ने क्या करा, एक अपने आप को समानता का व्यवहार दिलाने के लिए आंदोलन खड़े किए। इसके बाद मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ ऐसा ही दूसरा उदाहरण है जहां पर कि लोगों ने अपने अधिकार के लिए ये संघ शुरू किया था। इसके बाद जो छोटे छोटे मजदूर हो गए, बीड़ी मजदूर हो गए, मछुआरे हो गए, खेतीहर मजदूर हो गए या झुग्गीवासी हो गए, इन्होंने भी क्या करा, अपने न्याय के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत सारे ऐसे प्रयास करे
और फिर इन्होंने क्या करा, मिलजुल कर संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सहकारी संगठन भी शुरू किए। अब हम आगे पढ़ते हैं तवा मत्स्य संघ। तो ये तवा मत्स्य संघ होता क्या है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं। पूरे के पूरे गांव के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी वह बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है। इस सारी कवायद में न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं, बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई भी अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होती है। तो देखो, अब यहाँ पर उन लोगों की बात हो रही है, जब भी कभी कहीं पर कोई बांध बनाया जाता है या फिर कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वहाँ से क्या किया जाता है, गरीब लोगों को हटा दिया जाता है, उनसे उनकी जगह ले ली जाती है। अब कभी कभार ये तो हो जाता है कि कुछ को शहर के थोड़ा सा आसपास उनको दोबारा से बसा दिया जाता है, लेकिन फिर भी उन लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो जो घर अपना बसा चुके थे, सारा सामान ले चुके थे, अब उनको क्या है, फिर से इन सब चीज़ों को शुरू करना पड़ेगा, एक नया घर बनाना पड़ेगा, अपने सारे संसाधन लेने पड़ेंगे। इन सब के बीच में जो है, जो उनके बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा भी बहुत जो है प्रभावित होती है, उनकी पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लोगों और समुदायों का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते हैं। देश में ऐसे बहुत से संगठन हैं जो विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस अध्याय में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे, जो मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। तो देखो, यहाँ पर एक नए संगठन के बारे में बात हो रही है, वो है तवा मत्स्य संघ। और इन्होंने ये जो लड़ाई है ये किस चीज़ के लिए है, विस्थापितों के हक के लिए यह लड़ाई है। तो इसमें क्या होता है कि जो तवा मत्स्य संघ के बारे में जो मछुआरे हैं उन्होंने ये सहकारी समिति बनाई है और सतपुड़ा के जंगलों से जो भी लोग विस्थापित हुए हैं उन्होंने अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर अपनी लड़ाई लड़ी है। आगे है, छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। तवा पर एक बांध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। यह सब करके भी वे बहुत थोड़ा हिस्सा कमा पाते थे। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो तवा नदी और होशंगाबाद नदी जहाँ पर दोनों मिलती हैं वहाँ पर जो है एक बांध का निर्माण शुरू हुआ है। अब इस बांध के निर्माण शुरू होने से वहाँ के जो भी आसपास लोग रहते थे उनको विस्थापित होना पड़ा। अब विस्थापित होने के कारण उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो कुछ लोगों ने क्या करा, वहीं पर बांध के आसपास जो है थोड़ी बहुत खेती शुरू कर दी और मछली पकड़ने का उन्होंने व्यवसाय प्रारंभ कर दिया। लेकिन इन सब के बाद भी जो है वो बहुत ही बहुत कम पैसे कमा पाते थे। 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए। ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकियां देना भी आरंभ कर दिया, क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। और इस तरह तवा मत्स्य संघ नाम के
संगठन को बनाया गया। तो देखो यहाँ पर हमें पढ़ के पता चला कि जो तवा मत्स्य संघ है वो क्यों बनाया गया था, क्योंकि वहाँ पर जब बांध बन रहा था तो जो आसपास के लोग थे उन्होंने क्या करा, वहीं पर थोड़ी बहुत खेती करते थे या फिर मछलियां पकड़कर अपना व्यवसाय चलाते थे, जिससे कि वो थोड़ा बहुत पैसा कमा पाते थे। लेकिन सरकार ने क्या करा, वो जो काम था वो निजी ठेकेदारों को सौंप दिया, यानी कि मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। अब इन ठेकेदारों ने क्या करा, जो कि वहाँ के स्थानीय लोग थे उनको इस काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को, यानी कि जो कि सस्ता श्रम लेते थे, बहुत ही कम पैसे लेते थे, उनको बुलाया और उनको मछली पकड़ने के काम पर लगा दिया। अब जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, क्योंकि वो वहाँ पर शुरू से रह रहे थे, वो उनकी जगह थी, तो वो वहाँ से हटने को तैयार नहीं थे। तो इसके लिए फिर ठेकेदारों ने गुंडों को बुलवाया और गुंडों को बुलवाकर वहाँ से उन लोगों को, स्थानीय लोगों को हटवा दिया, वहाँ से भगा दिया। फिर वहाँ के स्थानीय लोगों ने सोचा कि अब ये बारी आ गई है कि वो अपने हक के लिए लड़ें, अपने लिए एक संघ बनाएं, एक संगठन बनाए जिसके द्वारा कि वो अपने अधिकारों के हक के लिए लड़ाई लड़ सके। और उसी संगठन का नाम उन्होंने रखा तवा मत्स्य संघ। अब यहाँ पर देखो एक नीले रंग में एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाई गई है, जहाँ पर कि एक गांव भी बने हैं, बहुत सारी जगह बनी है, एक नदी भी दिखाई गई है। तो यहाँ पर लिखा है, नदी पर बांध ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहाँ बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा किया जा सके। ऐसा करने से एक जलाशय बन जाता है और जैसे जैसे उसमें पानी भरता है, जमीन का एक बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाए गए बांध की दीवार ऊंची होती है और उससे रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फैल जाता है। यह फोटो उत्तराखंड में टिहरी बांध के बनने से डूब आए इलाके की है। इस बांध के कारण पुराना टिहरी शहर और 100 गांव, जिनमें से कुछ पूरी तरह और कुछ आंशिक रूप से पानी के नीचे समा गए, लगभग 1 लाख लोग विस्थापित हो गए। तो देखो ये जो जगह है ये इन्होंने उत्तराखंड की दिखा रखी है। आपने भी सुना होगा शायद, उत्तराखंड या उत्तरांचल में एक टिहरी डैम बनाया गया है। वहीं पर टिहरी बांध से पहले जो है वहाँ पर भी डूबने की वजह से कि पानी में जगह डूब सकती है, या बहुत सारे जो इलाके थे, बहुत सारे गांव जो थे वो बहुत डूब भी चुके थे। तो उसके कारण इन्होंने यहाँ पे बताया है, देखो कि 1 लाख के आसपास जो लोग हैं वो विस्थापित हो गए थे, यानी कि जिन्हें अपनी जगह, अपने घर, अपने संसाधन छोड़ने पड़े थे। तो ये वहाँ की हमें फोटो दिखाई गई है। अब हम आगे पढ़ते हैं। नवगठित तवा मत्स्य संघ ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया गया। उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांधने जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही दिया जाएगा। 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा यानी कि लीज देना स्वीकार कर लिया और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। तो देखो जो एक नया तवा मत्स्य संघ शुरू हुआ था यानी कि TMS जिसको कि शॉर्ट में कहा जाता है, उसने सरकार के आगे मांग की कि जो भी वहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्हीं को वहाँ पर मछली पकड़ने की स्वीकृति मिले या फिर आज्ञा मिले। अब इसके लिए उन्हें पहले बहुत संघर्ष करना पड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने जो है चक्का जाम शुरू किया, बहुत ज़्यादा प्रतिरोध किया। फिर इस प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की जांच की, समीक्षा की, फिर एक समिति गठित की उन्होंने और फिर गांव वालों के जीवन यापन के बारे में सोचकर उन्होंने क्या करा, उन गांव के लोगों को यह अधिकार दे दिया और उनको कहा गया कि वहां पर मछली पकड़ने की उनको अनुमति है। इसके बाद उन्होंने
जो है 5 साल का एक लीज भी उनको दिया, और जिसके अंतर्गत वहीं के लोग वहां पर मछली को पकड़ पाएंगे। और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांव के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। अब यहाँ पर देखो एक फोटो भी दिखाई गई है, जहाँ पर ये देखो लोग जो है कुछ आंदोलन कर रहे हैं। ये होशंगाबाद में हो रहा है आंदोलन। ये कुछ आदिवासी लोग हैं, वो कर रहे हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, जो एक नीचे छोटी फोटो दिखाई गई है उसके नीचे लिखा है, सबसे ऊपर TMS के सदस्य एक रैली में विरोध करते हुए। फिर उसके नीचे लिखा है, ऊपर सहकारी समिति की एक सदस्य मछली तोलती हुई। तो पहले देखो जो TMS संघ के जो लोग थे उन्होंने किस तरह से आंदोलन किया था वो दिखाया है, और दूसरी जो हमें फोटो नीचे दिखाई गई है ये सहकारी समिति की एक सदस्य है जो कि मछली को तोल रही है। अब हम आगे पढ़ते हैं। तवा मत्स्य संघ यानी कि TMS के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया। यह इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती थी। यह सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती है। सारा माल बाजार तक पहुंचाना और वहां भी उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का ही काम है। यह मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना ज़्यादा कमाने लगे हैं। तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रख रखाव की जरूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था की है। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की है कि जलाशय में मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थितियां मिले। TMS ने सभी के सामने यह बात सिद्ध कर दी है कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वह अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय भी देते हैं। तो देखो अब यहाँ पर तवा मत्स्य संघ के बारे में बात हो रही है कि वहाँ पर जो है TMS के साथ जुड़कर मछुआरों ने क्या करा, लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया। यानी कि जो पहले वो थोड़ा बहुत इतनी मेहनत भी करते थे, खेती भी करते थे, मछलियों को पकड़ते थे, उसके बाद भी वो बहुत ही कम पैसे कमाते थे। लेकिन अब जो मछुआरे हैं उन्होंने तवा मत्स्य संघ के साथ जुड़कर अपनी आय को बढ़ा लिया है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई जो कि क्या कार्य करती थी, वह पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती थी। यानी कि बीच में कोई भी नहीं होता था, वो सीधा सीधा जो मछलियां पकड़ते थे उनको ही पैसे देते थे। यह सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती थी। सारा माल वो बाजार तक पहुंचाती थी, फिर वहां पर उचित मूल्य प्राप्त करने का काम भी यह करती थी। मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा कमाने लगे थे। तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रख रखाव की जरूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था की। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की कि जलाशय में मछलियों का किस तरह से पालन पोषण हो, किस तरह से मछलियां स्वस्थ रहें। क्योंकि मछलियों को अगर मान लीजिए कोई खराब मछली होती है, अस्वस्थ होती है, वो फिर उस तरह से की मछली को खाता है तो वो लोगों के लिए भी जानलेवा हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने इस चीज की भी व्यवस्था की कि किस तरह जलाशय में मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थितियां मिले। इसके बाद TMS ने सभी के सामने यह बात सिद्ध कर दी कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वह अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय देते हैं। तो देखो यहाँ पे अब हमने तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ा, किस तरह से उन्होंने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया और उस संगठन के कारण, उस संगठन के द्वारा उनको अपना अधिकार मिल गया और अपनी आजीविका के संसाधनों को वो जुटा पाए, एक अच्छी आय को जुटा पाए। अब यहाँ पर कुछ सवाल हैं जिनको कि हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, और ये जो सवाल है वो तवा मत्स्य संघ से जुड़े हुए हैं। तो अब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे और इन सवालों के जवाब देंगे। तब तक आपको
जो भी हमने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ना है, जो हमने सवाल करे हैं उनके जवाबों को अच्छे से आपको पढ़ना है, और जो भी हमने समानता, असमानता या संगठन के बारे में पढ़ा है उसको आप अच्छे से पढ़िए और दोहराइए। तो मिलते हैं हम अगली कक्षा में हमारे सवालों के जवाब के साथ। हेलो बच्चों, तो अब हम अध्याय 9 समानता के लिए संघर्ष को पूरा करेंगे, जिसमें कि अभी तक हमने देखा कि किस किस तरह हमारे समाज में असमानता फैली हुई है और उसका कोई एक रूप नहीं है, वो अलग अलग वर्गों में विभिन्न रूप से फैली हुई है। जैसे कि धर्म को लेकर असमानता, या फिर जाति को लेकर असमानता, या फिर लिंग को लेकर असमानता, या फिर अमीरी और गरीबी को लेकर पाई जाने वाली असमानता। अब इस असमानता को दूर करने के लिए कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, बहुत प्रयत्न किए, बहुत कोशिश करे, और उनको इन सब कार्यों को करने में बहुत परेशानी भी हुई। इसी तरह फिर हमने पढ़ा तवा मत्स्य संघ के बारे में। ये जो संघ है इसमें बहुत सारे मछुआरे थे। इन मछुआरों ने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और फिर इनके विरोध को देखकर सरकार ने इनके हक में इनके अधिकार को दे दिया। तो अब हमारे कुछ सवाल थे जिनके हमें जवाब देने हैं। तो पहला सवाल है, तवा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुद्दा क्या था? तो इसका जवाब है, तवा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुद्दा, संघ ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए, जो कि 1994 से तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया गया था। इसके बाद अगला सवाल है, गांव वालों ने यह संगठन बनाने की जरूरत क्यों महसूस की? तो इसका जवाब है, 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए। ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकियां देना भी आरंभ कर दिया, क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। इस तरह उन सभी मछुआरों ने मिलकर तवा मत्स्य संघ नाम के संगठन को बनाया। इसके बाद अगला सवाल है, क्या आप सोचते हैं कि तवा मत्स्य संघ की सफलता का कारण था ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भागीदारी? इस संबंध में 2 पंक्तियां लिखिए। तो इसका उत्तर है, यह बात सही है कि तवा मत्स्य संघ की सफलता का कारण था ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भागीदारी। ग्रामीणों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए एकजुटता का परिचय दिया। ग्रामीण लोगों ने चक्का जाम अभियान शुरू किया। उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल है, क्या आपने अपने जीवन से एक ऐसा उदाहरण याद कर सकते हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों ने मिलकर असमानता की किसी स्थिति को बदला हो? तो इसके लिए आपको अगर कोई पहले की कहानी याद हो, या फिर आपके गांव में, समुदाय में, या फिर जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर यदि कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह हो जिन्होंने किसी भी तरह की असमानता को दूर करने के लिए प्रयत्न करे हों, तो आप उनके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसके उत्तर में लिखा है, इसके लिए मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करूंगी, क्योंकि उन्होंने असमानता की स्थिति को बदलने के लिए बहुत प्रयत्न किए थे। अंबेडकर जी ने अपने जीवन काल में असमानता दूर करने के लिए काफी संघर्ष किया और उसके लिए अनेकों उपाय भी बताए थे। उन उपायों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, कोऑपरेटिव फार्मिंग, सेपरेट सेटलमेंट और बैक टू सोसाइटी प्रमुख हैं।
उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर दलितों के साथ होने वाली असमानता को दूर करने के लिए बहुत तरह के कदम उठाए थे, जिसकी वजह से उन्हें और उनके परिवार को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अब आप भी इसी तरह से अगर किसी के बारे में जानते हैं तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाई गई है दाएं तरफ नीले रंग में, तो इसको हम पढ़ेंगे। असमानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति। कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलनों में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो कुछ और लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज या अन्य कलाओं जैसे नृत्य, संगीत आदि का प्रयोग ध्यान आकृष्ट करने के लिए करते हैं। लेखक, गायक, नर्तक और कलाकार भी असमानता के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अक्सर ही कविताएं, गीत और कहानियां न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं बल्कि वह समानता में हमारे विश्वास को दृढ़ भी करती है। वह न सिर्फ हमें प्रेरित करती है बल्कि हमें सही दिशा में चलना भी सिखाती है। तो देखो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि असमानता का विरोध करने का रास्ता सिर्फ आंदोलन ही नहीं है। कुछ लोग आंदोलन चलाते हैं तो कुछ लोग अपनी कलाओं से भी इस असमानता का विरोध करते हैं, और वो कला के अंतर्गत जो है आते हैं नृत्य, संगीत या फिर नृत्य करना या फिर कुछ भी भूमिका निभाना। तो इस तरह से जो ये कलाकार होते हैं असमानता का विरोध करते हैं और उसके लिए फिर संघर्ष करते हैं। और इन सभी चीज़ों से, जैसे कि मान लीजिए किसी लेखक ने कोई कविता लिखी है तो उस कविता से भी हमें जो है बहुत प्रेरणा मिलती है, हमें सही मार्ग दिशा भी मिलती है। अब इसके लिए देखो यहाँ पर हमें एक कविता भी दिखाई गई है, लिखी हुई है, इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ प्रस्तुत यह गीत विनय महाजन द्वारा सूचना के अधिकार के अभियान में लिखा गया है। तो देखो ये जो यहाँ पर ये कविता या गीत लिखा गया है ये विनय महाजन द्वारा लिखा गया है और ये सूचना के अधिकार के लिए लिखा गया है, जिसका शीर्षक है जानने का हक। मेरे सपनों को ये जानने का हक रे, क्यों सदियों से टूट रहे हैं, इन्हें सजने का नाम नहीं। मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं। मेरे पैरों को ये जानने का हक रे, क्यों गांव-गांव चलना पड़े है, क्यों बस का निशान नहीं। मेरी भूख को ये जानने का हक रे, क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुझे मुट्ठी भर दान अन्य नहीं। मेरी बूढ़ी माँ को ये जानने का हक रे, क्यों गोली नहीं, सुई, दवाखाने, पट्टी टांके का सामान नहीं। मेरे बच्चों को ये जानने का हक रे, क्यों रात दिन करे मजदूरी, क्यों शाला मेरे गांव में नहीं। तो देखो इस कविता को पढ़कर हमें पता चल रहा है ये किसी गरीब मजदूर की कहानी है, जिसमें कि वो हर जगह बता रहा है कि सबसे पहले वह कहता है कि उसके सपनों को जानने का हक है कि क्यों उसके सपने हर बार टूट जाते हैं, वो पूरे नहीं होते। उसके बाद वह कहता है कि उसके हाथों को ये जानने का हक है कि वो क्यों इतने सालों से खाली पड़े हैं, उनके पास कुछ भी काम क्यों नहीं है। इसके बाद वह कहता है कि उसके पैरों को ये जानने का हक है कि क्यों उसको गांव-गांव पैदल चलना पड़ता है, उसके पास बस में जाने का क्यों रास्ता नहीं है, वो बस में क्यों नहीं जा रहे हैं। इसके बाद वह कहता है कि उसकी भूख को ये जानने का हक है कि कई बार गोदामों में जो धान अनाज होता है वो सड़के फेंक दिया जाता है, लेकिन उसके पास मुट्ठी भर धान भी नहीं है। फिर वह कहता है कि उसकी बूढ़ी माँ को भी जानने का हक है कि उसके पास क्यों दवाई या फिर सुई या दवाखाना या पट्टी टांके या मतलब कि किसी भी तरह का इलाज क्यों नहीं है। इसके बाद वह कहता है कि उसके बच्चों को भी यह जानने का हक है कि क्यों वो रात दिन मजदूरी करते हैं, क्यों वो काम करते हैं और उनके गांव में किसी तरह का पाठशाला क्यों नहीं है। अब इस कविता से जुड़े कुछ सवाल हैं जिनके हम जवाब देंगे। तो पहला सवाल है, उपयुक्त गीत में से आपको कौन सी पंक्ति प्रिय लगी। तो इस पूरी कविता में आपको जो भी पंक्ति सबसे अच्छी लगी हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो मुझे जो पंक्ति सबसे अच्छी लगी है वो है, मेरी भूख को ये जानने का हक रे, क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुझे मुट्ठी भर दान अन्य नहीं।
फिर पूछा है अगला सवाल, मेरी भूख को ये जानने का हक रे, इस पंक्ति में कवि का क्या आशय हो सकता है? तो इसका उत्तर है, मेरी भूख को ये जानने का हक रे, इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहता है कि कई जगह गोदामों में अनाज, धान या अन्य राशन की चीजें सड़ जाती हैं और सड़ने के बाद फेंक दी जाती हैं, और कुछ जगह लोग भूखमरी के कारण बीमार हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। तो ऐसे लोगों को और उनकी भूख को, जो परेशान हो चुके हैं भूखमरी के कारण, यह सब जानने का हक है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई जगह पर चीजें फेंकी जा रही हैं लेकिन उन्हें मुट्ठी भर भी नहीं मिल रही हैं। इसके बाद अगला सवाल है, क्या आप अपनी भाषा में अपने क्षेत्र में प्रचलित कोई ऐसा गीत या कविता कक्षा में सुना सकते हैं जिसमें मनुष्य की समता और गरिमा का वर्णन मिलता हो? तो आपको इसी तरह से, जैसे ये कविता लिखी गई है, इसमें जिस तरह से मनुष्य की समता के बारे में बात की गई है, गरिमा के बारे में बात की गई है, तो यदि आपको अपनी भाषा में कोई इस तरह का गीत या कविता आता हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने इसके लिए एक कविता लिखी है। खिड़की पर बैठा परिंदा बिल्कुल मेरे जैसा था, उड़ना था आसमान में उसको लेकिन एक पैर से लंगड़ा था, उड़ता था गिरता था फिर भी डटा रहता था, हालात के सामने जिंदा उसको रहना था, हौसले बुलंद थे उसके किस्मत का वो मारा था, हार कैसे मानता वो जिम्मेदारी का बोझ उसको उठाना था, खिड़की पर बैठा परिंदा बिल्कुल मेरे जैसा था। तो यहाँ पर देखो, दो लोगों की बात हो रही है। एक तो इंसान अपने बारे में बात कर रहा है और वो अपने बारे में बात एक परिंदे को, यानी कि एक पक्षी को देखकर बात कर रहा है, और वो इस कविता में कह रहा है कि एक परिंदा उसके जैसा है जो कि आसमान में उड़ना चाहता है। जैसे कि इंसान भी आपने देखा होगा कि अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। तो अब वो परिंदा क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो एक पैर से लंगड़ा था। फिर वह कहता है कि उड़ता था गिरता था फिर भी डटा रहता था। अब देखो, आपने देखा है कि मनुष्य भी कई बारी जब वो काम करता है वो पूरा नहीं कर पाता, वो सफल नहीं होता, लेकिन वो फिर भी उसके लिए कोशिश करता है। तो उसी तरह वो परिंदा भी कोशिश कर रहा था, वो उड़ रहा था, गिर रहा था, लेकिन फिर भी वो डटा हुआ था। अब वह कहता है हालात के सामने जिंदा उसको रहना था। अब देखो, जो भी उसके सामने परेशानियां आ रही थी, जो उसको संघर्ष करना पड़ रहा था, वो उन सब के सामने उसको जिंदा भी रहना था। हौसले बुलंद थे उसके, किस्मत का वो मारा था। अब उसके हौसले तो बहुत बुलंद थे, उसके अंदर बहुत हिम्मत भी थी, लेकिन जो काम उसका नहीं हो पा रहा था वो किस्मत के कारण, क्योंकि वो किस्मत का मारा था, उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। हार कैसे मानता वो जिम्मेदारी का बोझ उसको उठाना था। अब देखो, जब भी कोई इंसान काम करता है और वो जब सफल नहीं होता तो वो उसके बाद हार नहीं मानता, और उसके हार ना मानने का कारण क्या होता है? क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ होता है, उसको अपना परिवार पालना होता है, अपने बच्चों को पालना होता है, और इसी तरह उस परिंदे पर भी जिम्मेदारी का बोझ था, इसलिए वो हार नहीं मान रहा था। खिड़की पर बैठा परिंदा बिल्कुल मेरे जैसा था। यहाँ पर फिर आखिरी में मनुष्य फिर से कहता है कि वो जो परिंदा खिड़की पर बैठा है वो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। तो देखो, यहाँ पर मनुष्य किस तरह अपने को वो एक पक्षी के समान समझ रहा है, उसको वो दोनों में एक समानता देख रहा है। अब आगे हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज, न्याय के लिए किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वह मनुष्य की समता का ही होता है। आप ये जानते ही हैं कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है। देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान के प्रावधान ही है।
अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वह उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता है। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है। इस पुस्तक में हमने ऐसे कुछ मुद्दों को देखने का प्रयास किया है जो लोकतंत्र के इस मूल भाव के लिए चुनौती पैदा करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा, देश की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, संचार के माध्यमों मीडिया पर व्यावसायिक घरानों का बढ़ता दबाव और नियंत्रण, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना और कपास के किसानों की बेहद कम आय होना, यह सब लोकतंत्र के लिए चुनौतियां हैं। यह वह मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में उपेक्षित समुदायों से जुड़े हुए हैं। यह देश में सामाजिक और आर्थिक समानता से जुड़े मुद्दे हैं। लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की सभी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उनके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। तो देखो, अब इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो हमारा भारत का संविधान है वो जब सभी नागरिकों को देखता है तो वो उनके बीच में कोई भी असमानता का व्यवहार नहीं रखता। उस संविधान में किसी भी लिंग भेद के बारे में या धर्म भेद के बारे में या फिर अमीरी गरीबी के भेद के बारे में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। भारत के संविधान में अगर कहीं पर भी कोई बात हुई है तो वो बात हुई है समानता के बारे में। उसमें सभी नागरिकों को के साथ समानता के व्यवहार के बारे में बात की गई है। सभी लोग बराबर हैं, इस बारे में बात की गई है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में, समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे लोकतंत्र या भारत के संविधान में समता के बारे में ना कहा जाए, समता के व्यवहार के बारे में ना कहा जाए, तो हमारे देश में कहीं पर भी हमें समानता देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है लोकतंत्र और संविधान में समता के व्यवहार की बात की गई है। इसके बाद हमने इस पुस्तक में देखो बहुत तरह के मुद्दे पढ़े, बहुत विभिन्न तरह के मुद्दे पढ़े जिसमें कि हमने बहुत तरह की असमानता देखने को मिली। फिर उस असमानता के लिए लोगों ने जो विरोध किया उसके बारे में भी हमने इस पुस्तक में पढ़ा। अब जैसे कि हमने देखा स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, संचार के माध्यमों यानी कि मीडिया पर व्यावसायिक घरानों का बढ़ता दबाव और नियंत्रण। फिर इसके बाद हमने पढ़ा महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना और कपास के किसानों की बेहद कम आय होना। अब ये सब चीजें जो हैं वो हमारे भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को पूरा करना ही हमारे लोकतंत्र का एक मुद्दा है। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। यानी कि सबसे पहले समता का व्यवहार किया जाए, अगर समता का व्यवहार नहीं हो रहा है तो उसके लिए संघर्ष करना एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रहती है, यानी कि सभी व्यक्तियों या समुदाय के साथ समानता का व्यवहार तभी किया जाता है जब उसके पास अपने और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उसके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो। अब यहाँ पर एक फोटो दिखाई गई है हमें बाईं तरफ और इसके साइड में दाईं तरफ लिखा हुआ है 2001 में लखनऊ में 1500 से ज्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए एक जन सुनवाई में इकट्ठे हुए। इसमें प्रतिष्ठित महिलाओं की एक ज्यूरी बनाई गई और उन्होंने न्यायाधीशों की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 15 से ज्यादा प्रकरणों की सुनवाई की। लोगों की इस ज्यूरी ने इस सच्चाई को उभारने में मदद की कि कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ न्याय की मांग करने वाली महिलाओं को कितना कम सहयोग
मिल पाता है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसके विरोध के लिए यहाँ पर एक जूरी को बुलाया है, एक पूरा आंदोलन शुरू करा है जिसमें कि 15 से ज़्यादा प्रकरणों की सुनवाई हुई। मतलब कि जो महिलाओं के खिलाफ जो लोगों ने करे होगी हिंसा, उसे 15 से ज़्यादा के खिलाफ ही सिर्फ प्रकरणों की सुनवाई हुई है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि इस जूरी ने इस सच्चाई को उभारने में पूरी मदद की और फिर ये दिखाया कि कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ न्याय की मांग करने वाली महिलाओं को कितना कम सहयोग मिलता है, उनको पूरी तरह से सहयोग नहीं मिल पाता है। अब यहाँ पर एक सवाल है जिसमें लिखा है, समानता के लिए लोगों के संघर्ष में हमारे संविधान की क्या भूमिका हो सकती है। तो इसका जवाब है, संविधान भी भारत के सभी नागरिकों को एक समान मानता है। संविधान जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करता। इसलिए तब लोग समानता के लिए संघर्ष करते हैं, संवैधानिक कानून उनके पक्ष में होता है। जब भी समानता के लिए संघर्ष का मामला न्यायालय में जाता है, न्यायालय संविधान को ध्यान में रखते हुए फैसला संघर्ष करने वालों के पक्ष में देता है। इसलिए समानता के लिए लोगों के संघर्ष में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हमारा आखिरी सवाल है, क्या आप एक छोटे समूह में समानता के लिए एक सामाजिक विज्ञापन तैयार कर सकते हो? तब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक छोटे समूह यानी कि कुछ बच्चों के साथ मिलकर आपको समानता के लिए एक सार्वजनिक विज्ञापन तैयार करना है। तो इस विज्ञापन के लिए मैं यहाँ पे आपको 2-3 चित्र दिखा रही हूँ और इसके बारे में आपको बता रही हूँ। आप इसी तरह से अपने अलग से कुछ भी विज्ञापन बना सकते हैं। तो जैसे कि पहला चित्र है जिसमें कि समानता की अवधारणा के बारे में बात की गई है। तो एक तरफ लिखा है अवधारणा और दूसरी तरफ लिखा है उदाहरण। तो अवधारणा में सबसे पहले है सकारात्मक कार्यवाही। तो इसके लिए उदाहरण इन्होंने दिया है, बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की ऊंची दर देते हैं। इसके बाद दूसरी अवधारणा है अवसर की समानता। तो किस तरह के अवसर में समानता होनी चाहिए, उसके लिए उदाहरण दिया है कि प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। फिर तीसरी अवधारणा है समान अधिकार। इसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया है कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है, यानी कि जो भी 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी नागरिक हैं सबको मत देने का अधिकार होता है। तो ये समान अधिकार के बारे में यहाँ पर बात हुई है। इसके बाद है विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। तो इसके लिए उदाहरण दिया है विकलांगों को सार्वजनिक स्थलों पर रैंप की सुविधा। तो आपने भी देखा होगा जो विकलांग लोग होते हैं वो व्हील चेयर पे चलते हैं, तो अगर कहीं पर सीढ़ी होती है तो उन लोगों को सहारे की जरूरत पड़ती है। फिर जब ऐसा होता है तो लोग उनको असमानता की नज़र से देखने लगते हैं। अब अगर यदि कहीं पर भी रैंप की सुविधा होगी तो जो विकलांग हैं वो अपनी व्हील चेयर को खुद से चला लेंगे, वो किसी पर भी निर्भर नहीं होंगे। अब हम दूसरे चित्र पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो बहुत सारी औरतों को दिखाया गया है और इसमें लिखा है स्टॉप क्राइम्स ऑन वुमेन, यानी कि औरतों पर हिंसा को बंद करो। तो यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि औरतों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, उनके साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए। अब हम अगला चित्र देखते हैं, तीसरा चित्र, जिसमें कि दिखाया है एजुकेशन एंड स्किल्स। यानी कि देखो यहाँ पे बहुत सारे लड़कियों को दिखाया गया है जो कि पढ़ाई करते हुए हैं और औरतों को दिखाया गया है जो कि काम करते हुए हैं। तो इस चित्र से हमें ये पता चल रहा है कि जो लड़का और लड़की में भेद होता है उस भेद को खत्म किया जाए, उस असमानता को खत्म किया जाए और लड़कियों को भी लड़कों की तरह ही समान शिक्षा का अधिकार मिले और औरतों को जो वो काम करती हैं उनके लिए उनको पुरुषों की तरह समान आय मिले। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको विज्ञापन के लिए 3 चित्र दिखा दिए हैं। अब यहाँ पे हमारा पाठ समानता के लिए संघर्ष खत्म होता है और
अब आपको क्या करना है, इस पूरे पाठ को, इस पूरे अध्याय को समानता के लिए संघर्ष अच्छे से पढ़ना है। इससे आपको जो आप अभी तक 8 अध्याय में पढ़ते आए हो वो सारे आप इसी अध्याय में दोहरा लेंगे। तो इस पूरे अध्याय को पढ़ने के बाद इसके सवालों के जवाबों को अच्छे से करिए। जहां पर आपको लगता है कि आप खुद जवाब लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, या फिर मेरे जवाब से आप मदद ले सकते हैं। तो इस पूरे पाठ को अच्छे से पढ़िए, समझिए और फिर दोहराइए।